बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने चैप्टर नंबर 13 यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखे थे डिटेल्स में। आज हम उसी चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करने लगे हैं। तो चलते हैं हम। ये करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। उनमें कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सर्किट के हैं, यानी कि जिसमें सर्किट आपको गिवन है डायग्राम्स वाले। तो अमूमन ये कहा जाता है कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये पेपर में नहीं आएंगे, इसलिए ये करवाए नहीं जाते। लेकिन मैं आपको एक बात ये बताती चलूँ कि ये सर्टेनिटी नहीं है कि ये वाकई में पेपर में नहीं आएंगे। आ भी सकते हैं, इसलिए ये करना ज़रूरी है। आपको सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आनी चाहिए। तो इसलिए आपने ये सारी प्रॉब्लम्स करनी है, चाहे उनमें डायग्राम गिवन है चाहे डायग्राम गिवन नहीं है। ठीक है, इसलिए सारे सारे प्रॉब्लम्स आपने करने हैं, पेपर के लिए रेडी करने हैं। तो शुरू करते हैं। 13.1 है प्रॉब्लम। 13.1, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 minute if the 300 milliampere current is passing through it। हमने बताना है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें से जब 300 मिलीएम्पियर करंट पास करता है 1 मिनट में, तो कितने इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, यानी कि आपने नंबर ऑफ चार्जेस बताने हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या डाटा गिवन है। एक तो हमें बता दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। फिर टाइम आपको गिवन है, दैट इज 1 मिनट व्हिच इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। करंट आपको 300 मिली एम्पियर गिवन है। जब आप इसके प्रीफिक्स की वैल्यू लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3 एम्पियर आ जाएगा। एंड यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह की एक चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 12 में। जैसे मैंने आपको बताया था, एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसका चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होगा। 2 चार्ज होंगे तो इस चार्ज की वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 चार्ज होंगे तो यही वैल्यू 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड सो ऑन। तो if we suppose that n number of charges pass through that bulb, तो टोटल चार्ज जो उस बल्ब में से पास करेगा वो क्या होगा, n मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम सोल्यूशन की तरफ चलें तो ये आपको इक्वेशन नजर आ रही है, I = Q/T, and Q is the total charge which passes through that bulb। तो वो टोटल चार्ज अभी हमने डिस्कस किया क्या है, n मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसकी जगह हमने n मल्टीप्लाइड बाय E लिख दिया। ठीक है, वेयर इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम। आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ चार्जेस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं और इनको सेपरेट करें, तो क्या बन जाएगा, I मल्टीप्लाइड बाई डी डिवाइडेड बाई डी नहीं T डिवाइडेड बाई E। अब सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, आप इसको लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 1.125 × 10⁻20। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक बल्ब में से पास करेंगे जब 300 मिली एम्पियर करंट 1 मिनट के लिए पास करेगा। ठीक है, अच्छा, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि फ्रैक्शन तो नहीं ना हो सकते, आप ये तो नहीं ना कह सकते 1.5 इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 एंड सो ऑन। तो आप इस ये जो आपका आंसर आया 1.125, इसको राउंड ऑफ करके 1 × 10⁻20 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक्चुअली इंटीजर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, राइट। तो ये थे 13.1 प्रॉब्लम का सलूशन। अब हम चलते हैं 13.2 की तरफ जी। So 13.2 की स्टेटमेंट देखिए, अ चार्ज ऑफ 90 कूलम passes through a wire in 1 hour and 15 minutes. What is the current in the wire? अब आपको क्या क्या गिवन है, आपको चार्ज की अमाउंट दे दिया, दैट इज 90 कूलम। ठीक है,
टाइम दिया हुआ है आपको 1 घंटा 15 मिनट, इसको आप सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 15 मिनट को सेकंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड्स, ठीक है। और 1 घंटे 1 आवर को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो कैसे आएगा, अब इसमें चूंकि मिनट्स भी इंक्लूड कराने हैं तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, एक 60 मिनट्स के लिए एक 60 सेकंड के लिए, ठीक है। तो ये आवर्स जो हैं, घंटे जो हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे सेकंड्स में। अब मिनट भी कन्वर्ट हो गए, घंटे भी कन्वर्ट हो गए सेकंड में। आप दोनों को ऐड अप करेंगे तो आपके पास टोटल आंसर जो है दैट वुड बी 4500 सेकंड्स, ओके। तो टाइम है, चार्ज है, इसको इनको यूज करके आपने करंट निकालना है, ओके। करंट का क्या फॉर्मूला होता है, Q over T, I इक्वल्स टू Q over T। अब दोनों वैल्यूज आपके पास गिवन है, आप वैल्यूज लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.02 एम्पेयर, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा जैसे हम कोशिश करते हैं आंसर उसी तरह लिखें जिस तरह बुक में है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मिली में कन्वर्ट करवाने के लिए क्या करते हैं हम, 0.02 था, इसको 10 रेज़ टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया और साथ ही 10 रेज़ टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। एक +3 है, एक -3 है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके आंसर पे 0.02 था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 10 रेज़ टू द पावर 3 जो है इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें 0.02 से, और 10 रेज़ टू द पावर -3 जो है उसकी जगह उसका प्रीफिक्स यानी मिली लिख दें, तो आपका आंसर जो है वो बन जाता है 20 into 10 raised to the power -3 which is equal to 20 milliampere, right? This is the solution of problem 13.2. अब हम देखते हैं प्रॉब्लम 13.3 जी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको पता है कि नेट रेजिस्टेंस को कहते हैं, फिगर दी हुई है आपको, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आपने नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, इसके अलावा आपने क्या करना है, टोटल करंट फाइंड करना है जो कि बैटरी सर्किट को प्रोवाइड करेगी, और एंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। एक आपने टोटल करंट निकालना है और एक आपने हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा या उसमें से जो करंट ड्रॉ होगा उसको फाइंड करना है, ठीक है। क्या क्या निकालना है आपने, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, total current drawn from the circuit, drawn from the source, and the current through each resistor। ये 3 काम हमने करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो सर्किट को एनालाइज करते हैं। आप देख रहे हैं कि R1 और R2 जो हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में अटैच है, ठीक है। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसकी जो नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो R3 के साथ सीरीज में होगी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहले हम R1 और R2 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको पता है कैसे निकलती है, उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम सपोज R4 कह देते हैं, ठीक है। तो 1/R4 इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। वैल्यूज लगाएंगे R1 R2 की, सॉल्व करेंगे और इन्वर्ट कर देंगे तो R4 का आंसर आ जाएगा 3 ओम, ठीक है। अब ये जो 3 ओहम है, अब आप सेकंड फिगर में देख रहे हैं, ये जो सोल्यूशन के अंदर सेकंड फिगर बनी है, सॉरी स्लाइड्स के अंदर मेरा पॉइंटर नहीं चलता तो इस वजह से मैं सिर्फ बोल ही रही हूँ, आपको पॉइंटर हिलाकर नहीं दिखा सकती। आप देख रहे हैं कि जो सेकंड फिगर है सोल्यूशन के अंदर उसमें R4 एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो हमने ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था इसकी जगह इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दी व्हिच इज 3 ओम, और हमने इसको R4 का नाम दिया, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि R4 और R3 जो है वो सीरीज में है, ठीक है। और सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलती है, ऐड अप करके, सिंपली ऐड अप करके। तो अब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ली
और उसको RE कह दिया, वो कैसे निकलेगी? R4 + R3 और इसका आंसर आ जाता है 6 ओम। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास क्या निकल आई है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमारा पहला पार्ट जो है उसका आंसर आ गया है। अब हम जरा क्या करते हैं कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि इस सर्किट की नेट रेजिस्टेंस लगी है, इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह इसको बना देते हैं। तो आप तीसरी फिगर देख रहे हैं, उसमें क्या बना हुआ है? एक रेजिस्टेंस बनी हुई है जिसकी वैल्यू 6 ओहम है। ये इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, और साथ बैटरी लगा दी है। अब हमने क्या करना है? अब हमने जरा करंट की डायरेक्शन देखनी है। आपको पता है करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप इस थर्ड फिगर में देख रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन शो की गई है। दिस इज द टोटल करंट दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाने का ये फायदा हुआ कि अब हमें अलग अलग रेजिस्टेंस से वो जो खिचड़ी पकी हुई थी उससे थोड़ी सी निजात मिल गई है, और अब हम जो टोटल करंट है उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो V = I RE क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ से आप I को सेपरेट करें, V/RE वैल्यूज लगाएं तो आपके पास करंट का आंसर आ जाएगा, टोटल करंट का आंसर आ जाएगा 1 एम्पेयर। ठीक है, ये जो है ये हमारे दूसरे पार्ट का आंसर आ गया है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल ली सर्किट की और टोटल करंट भी निकाल लिया। अब हमने क्या करना है? अब हमने हर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट फाइंड करना है, राइट? तो देखिए, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस R1 लेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस R1 लेते हैं, उसके अक्रॉस जब हम करंट निकालेंगे वो क्या होगा? अच्छा, अगर आपको याद हो तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें वोल्टेज सेम होता है। ठीक है ना, इसमें वोल्टेज सेम होता है। तो जितना वोल्टेज R1 के अक्रॉस होगा उतना ही R2 के अक्रॉस होगा, राइट? तो अगर आप पहली फिगर देखें तो A और B दो पॉइंट्स मेंशन है जो कि इस कॉम्बिनेशन के टर्मिनल्स को शो कर रहे हैं। तो क्या है, A और B के क्रॉस जितना वोल्टेज है वही R1 का भी वोल्टेज है, वही R2 का भी वोल्टेज है। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा होगा जहां पे लिखा है करंट थ्रू R1, वहां पे क्या लिखा है? I1 = VAB डिवाइडेड बाय R1। अब VAB क्या होगा ये देखना है हमने। तो VAB निकालने के लिए हम दूसरी फिगर लेते हैं, इसलिए हमने फिगर साथ साथ ड्रॉ कर ली है। तो फिगर 2 में देखें जहां R4 लगी हुई है, अब वही बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि R4 के लिए जितना वोल्टेज निकलेगा ना वही R1 का भी होगा, वही R2 का भी होगा। ठीक है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके, तो इस फिगर से, सेकंड फिगर से हम R4 का वोल्टेज फाइंड करते हैं। तो वो कैसे आएगा? VAB = I × R4, वही V = IR वाली इक्वेशन यूज की ना। ठीक है, तो I क्या है? 1 एम्पेयर, R4 क्या है? 3 ओम। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो VAB विल बी 3 वोल्ट्स। तो VAB या वोल्टेज अक्रॉस R1 या वोल्टेज अक्रॉस R2, ये तीनों की वैल्यू जो है वो सेम है, दैट इज 3 वोल्ट्स। ठीक है, तो अब हम अपने फॉर्मूले की तरफ वापस आते हैं जिसमें हम I1 कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि करंट थ्रू रेजिस्टर R1। तो I1 = VAB की जगह 3 वोल्ट्स आ जाएगा और R1 की जगह 6 ओम आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5 ओम। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास करंट है जो रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस होगा। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस R2 की तरफ। तो R2 में वोल्टेज निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी जो हमने फाइंड किया पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से वही इसका भी होगा। ठीक है, तो सिंपली फॉर्मूला लगाते हैं, I2 = VAB/R2। VAB की क्या वैल्यू है? 3 वोल्ट, और R2 की क्या वैल्यू है? 6 ओम। सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा 0.5 ओम, सॉरी 0.5 एम्पेयर। तो ये करंट आ गया है R2 के अक्रॉस। अब हमने R3 का निकालना है। R3 का करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा, आपको लिखा नजर आ रहा है I1 + I2। ये क्या हुआ है? अगर आप सेकंड फिगर को देखें, R4 और R3 जो हैं वो आपको सीरीज में नजर आ रहे हैं। ठीक है ना,
और आपको पता है कि सीरीज में करंट सेम होता है, इसका मतलब है कि R4 के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वही R3 के अक्रॉस भी करेगा, ठीक है ना। जो करंट R4 में से पास करेगा वही R3 में से भी पास करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम R4 का करंट फाइंड कर लें तो R3 का करंट निकल आएगा, ठीक है। तो R4 का करंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब R4 आपको पता है R1 और R2 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू R1 वुड बी द सम ऑफ I1 एंड I2। R1 में से गुजरने वाला करंट प्लस R2 में से गुजरने वाला करंट, जब आप इसका सम करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी R4 में से जो करंट पास करेगा वो आपके पास निकल आएगा। सो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 which is equal to I1 की वैल्यू भी 0.5 एम्पेयर थी और I2 की भी 0.5 एम्पेयर थी। तो जब आप इसको सम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 एम्पेयर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं करंट थ्रू रेजिस्टर R3 equals to current through resistor R4 which is equal to I1 plus I2 and the answer is 1 ampere, right? So this is problem 13.3. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ which is 13.4। जी तो 13.4 अगर आप देखें तो क्या है, A rectangular bar of iron is 2 centimeter by 2 centimeter। अच्छा ये जो इस तरह लिखे होते हैं ना 2 centimeter by 2 centimeter, ये एक्चुअली डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। डायमेंशंस मतलब कि पहली वैल्यू आपको लेंथ दे रही होगी, दूसरी वैल्यू आपको विड्थ दे रही होगी। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 equals to 4 centimeter square will be the area of the bar, right? 40 centimeter long length आपको बता दिया है, that is 40 centimeter। उसके बाद क्या है, calculate its resistance if the resistivity of iron is 11 into 10 raised to the power minus 8 ohm meter। तो आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और रेजिस्टिविटी आपको आयरन की गिवन है, दैट इज 11 into 10 raised to the power minus 8 ohm meter। ओके तो सबसे पहले तो हम अपनी वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स में। एरिया जो है वो है 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको जब मीटर स्क्वायर में करेंगे तो आपके साथ 10 रेज़ टू द पावर -4 आ जाएगा, ठीक है। 4 into 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर वुड बी द एरिया ऑफ द बार। लेंथ 40 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करें 0.4 मीटर आ जाएगा। रेजिस्टिविटी को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले ही ओम मीटर में है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब जो डाटा आपके पास है उससे अब डायरेक्ट फॉर्मूला आपके जहन में आता होगा, क्या है, R इक्वल्स टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। रो जो है वो रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो वैल्यूज लगा दें, वैल्यूज जब लगा देंगे और इसको कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.1 into 10 raised to the power -4 ohm। So this is the resistance of the given bar, given rectangular bar। ये आपका आंसर है। तो ये 13.4 था और इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम 13.5। The resistance of an iron wire at 0 degree Celsius is 1 into 10 raised to the power 4 ohm। 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको आयरन की रेजिस्टेंस बता दी है 1 into 10 raised to the power 4 ओम होती है, ठीक है। तो इसको आप R0 लिख लेंगे क्योंकि 0 डिग्री सी पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस। तो आपने बताना है कि 500 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस क्या होगी, यानी कि दूसरे लफ्जों में आपने RT फाइंड करना है, ठीक है। If the temperature coefficient of resistance of iron is 5.2 into 10 raised to the power -3 per Kelvin। अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको दे दिया गया है। अच्छा अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो क्या था, अल्फा इक्वल्स टू RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 multiplied by T, where T is the temperature या change in temperature। तो सबसे पहले आप
चेंज इन टेम्परेचर काउंट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, T माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, T मतलब 500 जो बाद में टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इन वैल्यूज को आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो 500 को केल्विन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 500 प्लस 273 माइनस एज इट इज, और 0 को कन्वर्ट करने के लिए 0 प्लस 273, ठीक है। तो वो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 273 एज इट इज लिखा है। तो जब आप इसको करेंगे तो इट वुड बी 500 केल्विन, ओके। ये एक ही इक्वेशन में काम किया गया है, आप इसको अलग अलग लिख लें। यानी कि पहले आप लिखें T नॉट इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 273 केल्विन, देन T इक्वल्स टू कैपिटल T इक्वल्स टू 500 डिग्री सेल्सियस, और इसको केल्विन में करके जो आंसर आता है वो लिख लें। फिर जब आप चेंज इन टेम्परेचर यानी स्मॉल t कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो केल्विन वाली वैल्यूज को माइनस कर दें, ठीक है। इस तरह अलग अलग स्टेप्स में कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि पेपर में थोड़ी सी प्रेजेंटेशन करनी होती है, थोड़ा सा दिखाना होता है कि भाई हमें आता है, तो इस वजह से जो है मैं आपको ये कह रही हूँ कि स्टेप्स अलग अलग कर लें, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास चेंज इन टेम्परेचर आ गया है 500 केल्विन। तो अब सिंपली हमने क्या करना है, RT के लिए फॉर्मूला को रीअरेंज करना है और वैल्यूज लगानी है। तो पहले वैल्यूज लगा दी गई हैं और वैल्यूज लगा के फिर RT को सेपरेट किया है, ठीक है। जब इसको हमने सॉल्व किया है, सब जो ऐड हो रहा था या जो मल्टीप्लाई हो रहा था सब कुछ करके जो फाइनल आंसर हमारे पास आता है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी प्रॉब्लम की, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ ओहम। तो ये वो रेजिस्टेंस है जो हमें 500 डिग्री सेल्सियस पर मिलेगी, ठीक है। ये आपका आंसर, ये 13.5 प्रॉब्लम था। Let's move to 13.6. Calculate terminal potential difference of each of cells in circuit. तो अगर आप फिगर देखें तो इसमें आपको दो सेल्स दिखाए गए हैं, ठीक है। 24 वोल्ट जो लेफ्ट साइड पर है उसकी EMF है 24 वोल्ट्स, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.10 ओम। जो राइट साइड पर बैटरी है उसकी EMF है 6 वोल्ट, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.9 ओम, और जो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगी हुई है दैट इज 8 ओम, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है दोनों बैटरीज का। अच्छा, अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात करें तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो नेट वोल्टेज होगा वो कैसे आएगा, इन दोनों के वोल्टेज के डिफरेंस से आएगा, ठीक है। यानी कि एक बैटरी 24 वोल्ट्स की है, एक 6 वोल्ट की है, आप इसका डिफरेंस ले लें तो क्या हो जाता है, आपका जो रिमेनिंग या नेट वोल्टेज बनता है दैट इज 18 वोल्ट्स। तो ये जो है ये रेजिस्टेंस R के अक्रॉस वोल्टेज होगा 18 वोल्ट्स, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ इस पूरे सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो अगर आप देख रहे हैं तो तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, इनको ऐड करके आएगी। तो जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास टोटल आंसर आ जाता है 9 ओम, ठीक है। तो नेट वोल्टेज आपके पास आ गया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि नेट करंट फाइंड करें तो वो क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू V ओवर R से 18 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू 2 एम्पेयर, ठीक है। ये हमने जो है नेट वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है। अब सबसे पहले हम बैटरी 1 को देखते हैं। बैटरी 1 जो है ना वो लेफ्ट साइड वाली बैटरी ली हुई है, ठीक है। इसकी EMF को E1 लिखेंगे और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को R1 कह लें, R1 लिख लेंगे, ठीक है। तो बैटरी E1 के लिए सबसे पहले पोटेंशियल देखते हैं कि क्या होगा, यानी कि जो आपको उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सॉरी, ठीक है। इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको इक्वेशन याद है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रिलेशन था, VT इक्वल्स टू E माइनस IR। वही रिलेशन हमने यहाँ यूज करना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो वही इक्वेशन यूज करेंगे।
तो VT की जगह मैंने V1 लिख दिया ताकि पता चले कि बैटरी 1 का पोटेंशियल है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो V1 इक्वल्स टू E1 माइनस IR। E1 इसलिए लिखा है क्योंकि पहली बैटरी है। इसको सॉल्व करें, करंट की वैल्यू निकली हुई है, R की वैल्यू गिवन है, E1 की वैल्यू गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 23.8 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है जो फर्स्ट बैटरी के अक्रॉस हमें मिलेगा। ओरिजिनल 24 वोल्ट था। ठीक है, और जब वो रेजिस्टेंस में थोड़ा सा कंजम्पशन हो गई थोड़ी सी, तो वो जो टर्मिनल्स के ऊपर हमें मिला वो 23.8 वोल्ट था। ठीक है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस आता है लेकिन डिफरेंस है। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने E1 कैलकुलेट किया है, हम E2 यानी कि सॉरी V2 यानी कि दूसरी बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं उसी फॉर्मूला से। हाँ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा, हमने पढ़ा था कि करंट की डायरेक्शन जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वो बड़ी बैटरी से छोटी बैटरी की तरफ होती है। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं बड़ी बैटरी जो कि 24 वोल्ट्स की है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। जब 6 वोल्ट वाली बैटरी तक पहुंचेगा तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि करंट का साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। इसकी अपनी जो डायरेक्शन होगी ना 6 वोल्ट की बैटरी की, उसके अकॉर्डिंग जो है वो करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। ठीक है ना, तो इस वजह से एक नेगेटिव साइन जो है वो एडिशनल आ जाएगा जो कि पहले से मौजूद नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा। तो इस वजह से सेकंड बैटरी के लिए V2 इक्वल्स टू E2 प्लस IR। ठीक है, प्लस किस वजह से आया कि एक माइनस साइन तो फॉर्मूले का था ना, एक माइनस साइन करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से आया है। ठीक है, वैल्यूज लगाएंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.8 वोल्ट्स। तो इस तरह से हमने दोनों बैटरीज के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 13.7। तो देखिए जरा स्टेटमेंट, फाइंड द करंट विच फ्लोज इन ऑल द रेजिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट। तो इसके अंदर हमने क्या करना है कि जो सर्किट आपको गिवन है इसके अंदर जितनी रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस करंट फाइंड करना है। ठीक है, तो उसी तरह से बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। हमने क्या करना है, ये बिल्कुल वैसे ही प्रॉब्लम है जैसे हमने एग्जाम्पल में देखी थी। ठीक है, सिर्फ कंपोनेंट्स का थोड़ा सा फर्क आ गया है। तो हम उसी तरह से दो लूप्स तो नजर आ रहे हैं। ठीक है, लूप 1 लूप 2 सेलेक्ट कर लेंगे, उसमें करंट की डायरेक्शन अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेंगे और किरचॉफ्स रूल यूज करके तो इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लूप सेलेक्ट कर लेते हैं। लेफ्ट वाला है उसका हमने लूप 1 कह दिया है और राइट वाले को लूप 2 कह दिया। ठीक है, I1 जो है वो लूप 1 का करंट हो जाएगा, I2 लूप 2 का करंट हो जाएगा। और इन करंट्स की डायरेक्शन जो है हमने अपनी मर्जी से क्लॉकवाइज ले लिया है। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर आप चाहें तो सेम प्रॉब्लम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेकर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो हम लेफ्ट लूप में यानी कि जिसको हमने लूप 1 कहा है उसमें किरचॉफ रूल लगाते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, और उसके बाद जो है वो इसको एनालाइज करते हैं, इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस फिगर के अकॉर्डिंग जो है वो सबसे पहले R1 को लिया गया है। ठीक है, ये जो सेंट्रल पॉइंट है या R1 का टॉप कॉर्नर जो है वहां से सर्किट शुरू किया गया है। ठीक है, तो जब हम R1 की तरफ आएंगे तो आप देख रहे हैं दो करंट्स हैं, I1 और I2। तो I1 की वजह से माइनस I1 R1 हो जाएगा और I2 की वजह से प्लस I2 R1। ठीक है, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन है ना I2 की, हमने जो I1 की डायरेक्शन सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग I2 रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसका आप साइन खोलेंगे ये वही चीज बन जाएगी जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, चाहे आप इसे कंबाइन करके लिख लें चाहे सेपरेट लिख लें। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो बैटरी आती है। अब बैटरी जो है वो आपको नजर आ रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे साइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे साइन या तो लूप को इन्होंने रिवर्स चलाया हुआ है। लेट मी चेक द साइन, -I1 × 8।
ठीक है, साइंस जो है वो रिवर्स है। प्लस से माइनस की तरफ जाते थे तो हमारे पास क्या होता था, बैटरी का साइन नेगेटिव आता था। ठीक है, तो आपने नेगेटिव लेना है जब इसको सॉल्व। अच्छा, आगे चलने से पहले, दूसरे लूप को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जब यहाँ पे साइन चेंज होगा ना तो ये स्विचिंग हो जाएगी, यानी कि I2 इक्वल्स टू I1 प्लस 0.5 आएगा। ये आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो ये इक्वेशन आपने चेक कर लेनी है। अब हम बात करते हैं राइट लूप की। तो राइट लूप में जब हम किरचॉफ्स रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो 18 ओहम की रेजिस्टेंस है, यानी कि R1 जो सेंटर में है ना दोनों लूप के, उसको देखते हैं, उसकी तरफ मूव करते हैं। तो ये हो जाएगा -I2 मल्टीप्लाइड बाय 18, ठीक है, प्लस I1 मल्टीप्लाइड बाय 18। बिल्कुल उसी तरह से I1 रिवर्स है, इस वजह से वो प्लस आएगा। फिर उसके बाद आते हैं बैटरी की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है तो -6। फिर 12 वोल्ट वाली रेजिस्टेंस की तरफ आते हैं तो -I2 इंटू 12। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है जिसको 2 से शो किया गया है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है आपने, इक्वेशन 1 में आपके पास I2 की वैल्यू मौजूद होगी। ठीक है, I1 यहाँ लिखा हुआ है लेकिन करेक्शन करेंगे तो I2 आ जाएगा। वो वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे लगा दें, या फिर इस इक्वेशन को रीअरेंज करके I1 की वैल्यू यहाँ लगा दें। जैसे भी आप इसको सॉल्व करना चाहें, इक्वेशन सॉल्व करने आपको आती हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल्स हैं I1 I2 और इक्वेशंस भी 2 हैं। जिस तरीके से आपको आसान लगे आप उस तरीके से इसको सॉल्व करें। सॉल्व करके जब आप आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, I2 का आंसर आ जाएगा 0.25 एम्पेयर। ठीक है, अब इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में लगा दें तो I1 की वैल्यू आ जाएगी, और वो क्या वैल्यू होगी, 0.75 एम्पेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास I1 आ गया है और I2 आ गया है। अब हमने क्या करना है, हमने रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस करंट फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस जो 18 ओहम वाली है, जरा सा पीछे चलें, 18 ओहम वाली रेजिस्टेंस के जो सेंटर वाली है ये है। तो इसमें से देखें, 2 करंट पास कर रहे हैं, I1 और I2। तो उसी तरह बड़े करंट में से छोटा करंट माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, और वो क्या आ जाती है, 0.75 माइनस 0.25 इक्वल्स टू 0.5 एम्पेयर। तो ये है करंट जो 18 ओम के रेजिस्टेंस में से पास कर रहा है। जबकि जो दूसरा करंट है, दूसरे रेजिस्टेंस है, उसमें से I2 पास कर रहा है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.25 एम्पेयर। ठीक है, तो ये जो है ये रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस करंट्स आ गए। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम थी। अब हम अपनी लास्ट प्रॉब्लम देखने लगे हैं, दैट इज 13.8। स्टेटमेंट देखिए, फाइंड द करंट एंड पावर डिसिपेटेड इन ईच रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। ठीक है, फिगर आप देख रहे हैं। हमने क्या करना है, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट बताना है और पावर बतानी है। बिल्कुल वही मेथड होगा जो हम यूज करते हैं। 2 लूप्स हैं, लेफ्ट वाले को लूप 1 कह दिया, राइट वाले को लूप 2। एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन ले ली हमने, जो इसमें बनी हुई है उसी तरह से हम चल रहे हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लूप 1 लेते हैं, यानी कि लेफ्ट वाला। उसमें देखिए जब हम अकॉर्डिंग टू गिवन डायरेक्शन मूव करेंगे तो हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, बैटरी में टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे तो -6। इसी तरह रेजिस्टेंस आएगी तो -1 मल्टीप्लाइड बाय I1। R2 की तरफ मूव करेंगे तो -I1 R2 यानी कि 2। ठीक है, प्लस I2 इंटू 2। प्लस किस वजह से, क्योंकि I2 रिवर्स डायरेक्शन में, एंड -1 मल्टीप्लाइड बाय I1। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी फॉर लूप 1। इसको रीअरेंज करें, थोड़ा सा सॉल्व करें, जो एक जैसे करंट्स हैं उनके कोफिशिएंट्स इकट्ठे कर लें तो आपके पास फाइनल इक्वेशन ये बन जाएगी, ये जो इक्वेशन 1 में दिखाया गया है। ठीक है, अच्छा गर्ल्स, आपने ये सारी इक्वेशंस जो है ना ये अपने हाथ से करनी है, क्योंकि हो सकता है सॉल्व करते हुए कुछ या लिखते हुए कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, जैसे कि पिछले न्यूमेरिकल में थी। ठीक है, तो आपने खुद सॉल्व करके देखना है, अगर कोई साइन वगैरह का इशू हो तो उसको इरेडिकेट कर देना है। ठीक हो गया,
अब हम चलते हैं सेकंड लूप की तरफ। तो सेकंड लूप को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसमें जा रहे हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो सबसे पहले बैटरी आ जाती है, बैटरी माइनस से प्लस की तरफ जा रही है, इसलिए +10 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय R5, सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाय I2, 2 जो है वो R5 का मैं ले रही हूँ, ठीक है, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय I2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय I2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय I1, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया था बैटरी से और टॉप से बॉटम की तरफ मूव किया था। फिर R5 को, R4 को, R2 को और R3 को, ठीक है। इस तरह जो है मैं मूव किया है और इस तरह से आप यहाँ जो इक्वेशन लिखी देख रहे हैं ये इन्होंने रिवर्स डायरेक्शन में चलाई हुई है, तो उससे कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो जिस तरह मैंने बताई है उस तरह भी लिख सकते हैं, जिससे आपको कन्वीनियंस हो वैसे लिख सकते हैं। किरचॉफ्स रूल अप्लाई करके हमने ये इक्वेशन बनाई, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये बन जाती है जिसको इक्वेशन 2 लिखा है। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और 2 ही वेरिएबल्स हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम I2 की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज 1.4 एम्पेयर, ठीक है। उसके बाद जब हम ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में लगाएंगे तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। I1 की वैल्यू जो है वो -0.8 एम्पेयर आती है, आंसर नेगेटिव में आता है। अब ये जो है ये ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि माइनस में आंसर क्यों आ रहा है। तो ड्यूरिंग लेक्चर मैंने एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि करंट की डायरेक्शन हम अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमारी सेलेक्ट की हुई डायरेक्शन गलत होती है तो करंट का आंसर नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ यही हुआ है, ये जो नेगेटिव साइन साथ आया है ये शो कर रहा है कि I1 की जो डायरेक्शन हमने ली है ना वो गलत है, यानी कि वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए। हमने एंटी क्लॉकवाइज ली थी ना, तो ये क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लूप को रीड्रॉ कर लेंगे, जैसे ये फिगर आपको नजर आ रही है किया हुआ है, और उसमें एक्यूरेट डायरेक्शन बना देंगे, राइट। तो हमारा जो I1 का आंसर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई और I2 की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस करंट्स क्या हैं। तो अगर हम लेफ्ट वाला लूप देखें तो R1 और R3 आ रही है, ठीक है। इसमें से I1 ही पास कर रहा है, तो इन दोनों के अक्रॉस जो करंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.8 एम्पेयर। उसके बाद R2 आ जाती है। अब R2 में से दो दो करंट पास कर रहे हैं, एक I1 और एक I2। तो किस तरह से आप निकालेंगे? अच्छा, अब हमने इसी तरह करना है, इसमें बड़े करंट में से छोटा करंट माइनस करना है। तो ये आना चाहिए 1.4 माइनस -0.8, ठीक है। ये -0.8 क्यों? क्योंकि ये जो हम सॉल्व कर रहे थे ना, ये हम जो हमने डायरेक्शन चूज की थी उसी के अकॉर्डिंग कर रहे थे, तो इसलिए हम वो वाली वैल्यू लेंगे जो पहले आंसर में आई थी। करेक्शन तो हमने बाद में की थी ना, ठीक है। तो इस वजह से माइनस तो बड़ा करंट यानी कि 1.4 माइनस छोटा करंट, अब वो छोटा करंट जो है वो -0.8 है, तो वो जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1.4 प्लस 0.8 आ गया। इसको जब आप सम अप करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2 एम्पेयर, ठीक है। अब राइट वाले लूप में देख लें तो R1 है, R4 है और ये सॉरी यहाँ पे RC भी लिखा हुआ है। तो ये जो 3 रेजिस्टेंस हैं जो राइट वाले लूप में है, इसके अक्रॉस कौन सा करंट पास कर रहा है, I2 पास कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1.4 एम्पेयर, ठीक है। तो ये हमारे करंट्स निकल आए हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब हमने पावर डिसिपेशन निकाल ली है। तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, I²R होता है। तो सिंपली वही फॉर्मूला हमने लगाना है और इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो R1 के लिए I1² इंटू R1, ठीक है, 0.8² इंटू 1, और ये आपका आंसर आ जाएगा 0.64 वॉट्स। इसी तरह R3 के अक्रॉस निकालेंगे, 0.64 वॉट आएगा आपका आंसर। R2 के अक्रॉस निकालेंगे, R2 का करंट हमने क्या निकाला हुआ है, 2.2, तो डायरेक्ट यूज कर लें, या जैसे यहाँ लिखा हुआ है I1 प्लस I2, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करें। वैल्यू हमने पहले निकाल ली हुई है ना, आप डायरेक्ट लगा दें, ठीक है। 2.2² इंटू 2 9.68 वॉट। R4 के क्रॉस
1.4 स्क्वायर इंटू 1 ये आ जाएगी 1.96 वॉट। R6 के अक्रॉस 1.4 स्क्वायर इंटू 1 1.96 वॉट। और R5 के अक्रॉस क्या आ जाएगी, R5 के अक्रॉस आ जाएगी 1.4 स्क्वायर इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 3.92 वॉट्स। तो ये जो है ये हमारी पावर डिसिपेशंस हैं अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था इस चैप्टर का। अब हमारा चैप्टर वाइंड अप हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।